नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 110 एंड 111। और यही सेक्शंस पहले 107 एंड 108 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा चेंज किया है। जब सेक्शन 107 और 108 से जब इसको 110 एंड 110 और 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया। और मैं अपनी ओपिनियन बनाता हूं विद ड्यू रेस्पेक्ट विद द लेजिस्लेचर कि ये जो चेंज किया है, इस चेंज के कारण कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। क्या प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, क्या एक्चुअल में ये पहले था? और एक बात बता दूंगा, जो आप 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 107 एंड 108 को पढ़ते आ रहे हैं, मूल रूप में ये सेक्शन ऐसी नहीं थी। मूल रूप में भी जब सबसे पहले बनी थी तब कुछ और थी, बीच में अमेंडमेंट हुआ, फिर अब दोबारा से अमेंडमेंट करके वही कर दिया है जो पहली बार इसको लिखा गया था 1872 में, जब ये एक्ट नंबर 1 बना था मार्च में 1872। किस तरीके से चेंजेज आए और उनका इफेक्ट क्या पड़ा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा और स्टोरी को काफी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप जनरल पब्लिक हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा चल रहा था। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा इस लेवल तक बढ़ गया कि वाइफ के जो घर वाले हैं, वाइफ हैं, उन्होंने प्रेशर बनाया हस्बैंड के ऊपर कि हमें आप डाइवोर्स दे दीजिए। अब लड़का अपने आप को, हस्बैंड अपने आप को इतना टॉर्चर फील करता है, वो कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं आपको अब डाइवोर्स नहीं दूंगा। क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये यहां से डाइवोर्स लेने के बाद कहीं दूसरी जगह पर सेटल होना चाहती है अपनी वाइफ के लिए। क्योंकि वाइफ ने इतना टॉर्चर किया था, वाइफ के घर वालों ने इतना टॉर्चर किया था, तो उसने ये सोच लिया था कि मेरा तो जो होगा होगा, बट मैं अब अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दूंगा और इस वाइफ को कहीं दूसरे के साथ सेटल भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि डाइवोर्स नहीं होगा तो फिर दूसरी जगह शादी नहीं हो सकती, दूसरी शादी इनवैलिड हो जाएगी। तो फाइनली वाइफ ने क्या किया, कोर्ट में एक केस डाल दिया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा डाइवोर्स करा दीजिए। प्रोसीडिंग्स चलने लगी, एविडेंसेस दोनों तरफ से रखी गई, दोनों तरफ से अपने अपने मैटर्स रखे गए। फाइनली ऐसा लगने लगा कि अब वाइफ को डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन हस्बैंड की भी हद देखिए, उसने किस लेवल तक सोचा। जब उसको लगा कि अब 2-4 महीने में मेरी वाइफ को डाइवोर्स मिलने वाला है, तो हस्बैंड मिसिंग हो गया, गायब हो गया, बिना किसी को कुछ भी बताए। अब जब गायब हो गया हस्बैंड, तो हस्बैंड के घर वालों ने पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखा दी, मिसिंग दर्ज करा दी। पुलिस ने उसको तलाश करने के एफर्ट शुरू कर दिए। बहुत सारे एफर्ट्स किए पुलिस ने, बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन उसका कोई भी खोज खबर, कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिला। जब कोई वेयर अबाउट्स उसके नहीं मिले, तो फाइनली अब आप मुझे ये बताइए कि उस वाइफ का क्या होगा? क्या वो वाइफ को डाइवोर्स मिल जाएगा? क्या वो वाइफ अनमैरिड कहलाएगी, अब सिंगल कहलाएगी? और क्या वो वाइफ दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है? इसी से संबंधित एक दूसरी कहानी ये मान लीजिए आप कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड मिसिंग है और काफी दिन हो गए, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो अब वो वाइफ क्या करे? ऐसे ही जिंदगी जीती रहे या अपनी दूसरी शादी कर ले? दूसरी शादी कैसे करेगी जब तक या तो वो विडो ना हो,
विडो के लिए हस्बैंड की डेथ होना जरूरी है। डेथ अभी तक डिसाइड हुई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे मामले में वो लेडी क्या करेगी? अगर आपके पास जवाब है तो आप बताइए, अदरवाइज विद लॉजिक, विद प्रूफ और किस तरीके से क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। दोनों सेक्शन 110 एंड 111 इससे कनेक्टेड हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों सेक्शंस को आपको एक साथ पढ़ना है, लेकिन जब अब ये सेक्शन 111 की स्पेशली मैं बात करूं तो ये 108 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और जब इंडियन एविडेंस एक्ट से जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनी तो यहां पर चेंज क्या किया है, पहले मैं आपको वो चेंज दिखा देता हूं, क्योंकि उस चेंज को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है और आप अपना भी माइंड अप्लाई करिए कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं, और उसका आपके तरीके से क्या इफेक्ट होता है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यहां पर एक व्हेन वर्ड लिखा है, व्हेन से स्टार्ट होती है ये सेक्शन। अभी मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को, सिंपल ये बता रहा हूं कि चेंज क्या है। यहां व्हेन की जगह पर क्या था पहले, प्रोवाइडेड दैट। अब प्रोवाइडेड दैट से, प्रोवाइडेड दैट के बाद में व्हेन आता था और देन ये आगे की कहानी शुरू होती थी। मैं बात बता रहा हूं आपको जब ये 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। अब यहां से प्रोवाइडेड दैट हटा दिया गया और सीधा सीधा व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है अ मैन इज अलाइव और डेड। तो क्या ये सेक्शन केवल और केवल मैन पर ही एप्लीकेबल होती है? इसी तरीके से आपको वर्ड्स पर कंसंट्रेट करते हुए पढ़ना। मैं ये बताना चाहता था कि यहां पहले प्रोवाइडेड दैट वर्ड लिखी थी, जैसा कि आपने पहले सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस के बाद में 27 पढ़ी होगी, तो सेक्शन 27 की भी स्टार्टिंग प्रोवाइडेड दैट से होती थी, लेकिन अब उसको भी चेंज कर दिया है। अब उन्होंने पार्ट बना दिया है 23 का, 27। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब ये सेक्शन पहले प्रोवाइडेड दैट से शुरू होती थी तो इट मीन सेक्शन 107 मेन रूल था और उसका एक्सेप्शन था सेक्शन 108। देखिए, आपने अगर इस रूल को ध्यान रखा तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अदरवाइज मैं अभी आपको 2 मिनट में कंफ्यूज करने वाला हूं, और अगर सचमुच में आप कंफ्यूज नहीं हुए मेरे कंफ्यूज करने से तो आप मान लेना कि आपको लॉ बहुत अच्छे से आता है, आप लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है वो चेंज केवल इतना है, अब प्रोवाइडेड दैट हटा देने से अब इस सेक्शन में और इसमें डिफरेंस क्या आ गया। पहले तो आपको ये दोनों सेक्शंस मिलाकर पढ़नी थी, तब जाकर एक प्रोविजन बनता था, लेकिन अब प्रोवाइडेड दैट हटा देने से अब ये दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंट हो गई हैं, सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले दोनों सेक्शंस एक ही प्रोविजन बनाती थी, अलग प्रोविजन नहीं था। अब क्या प्रॉब्लम आएगी अलग अलग प्रोविजन हो जाने से वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं दोनों का बेसिक बता देता हूं कि ये बेसिक बातें क्या करती है, और फिर इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। सेक्शन 110 ये कहती है कि जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये हो वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, जब तक कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक ये इशू नहीं होगा, जब तक ये फैक्टिंग इशू नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिंदा है या वो मर गया है, मैन का मतलब केवल और केवल फीमेल नहीं है दोस्तों। इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ मैन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ मेल है, मैन है, भारतीय न्याय संहिता में नहीं। अगर यही मैन भारतीय न्याय संहिता में लिखा होता तो फिर इसमें वो मैन शामिल नहीं था, लेकिन यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट में जब मैन लिखा है तो इसमें वो मैन भी शामिल है,
इवन एवरी पर्सन शामिल है। आजकल तो थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, तो वो भी यहां पर शामिल है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कोर्ट के सामने, फैक्टिव इशू ये होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, केवल इतनी बात डिसाइड करनी है। तो सेक्शन 110 कहती है कि इट इज सोन, सोन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। इट इज सोन दैट ही वाज अलाइव, ही वाज अलाइव, वो जिंदा था। कब? विद इन 30 ईयर्स। जिस दिन ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन उठ रहा है उस दिन से पीछे लौटिए और 30 साल तक जाकर 30 इयर्स बैक अगर ये शो कर दिया जाता है, इट इज सोन नॉट प्रूव, ये शो कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति जिंदा था, एक पार्टी ने ऐसा शो कर दिया, देन ये सेक्शन कहती है द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। जो इस डेथ को अफर्म्स करना चाहता है, जो कहना चाहता है कि नहीं उसकी तो डेथ हो गई है, उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि हां इस व्यक्ति की डेथ हो गई है। साधारण शब्दों में सुन लीजिए कि एक व्यक्ति को आज अगर 2026 में हम लोग हैं तो मैं कहूंगा कि 1996 तक किसी पार्टी ने ये शो कर दिया, ये दिखा दिया कि वो व्यक्ति जिंदा था। मैं ये कहता हूं ए का क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि ये ए आज कितना 22 जून 26 इस डेट को ये क्वेश्चन उठा है कोर्ट के सामने कि ये जिंदा है या मर गया है। तो एक पार्टी ने ये कहा कि 1996 में या 1997 में जब दशहरा का मेला चल रहा था तो वहां पर ए को मेले में देखा गया था और जिस व्यक्ति ने देखा था उसको बुलाया कोर्ट में और उसकी एविडेंस करा दी। इट मींस अब इस पार्टी ने प्रूव कर दिया है कि जब ये क्वेश्चन उठा उसके 30 साल पहले तक विद इन 30 इयर्स ये व्यक्ति जिंदा था, ऐसा शो कर दिया गया है। तो अब ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा है। लेकिन दूसरी पार्टी चाहती है कि इसको प्रूव किया जाए कि ये तो मर गया है। दूसरी पार्टी असर्ट कर रही है, अफर्म करती है कि नहीं ये व्यक्ति मर गया। तो सेक्शन 110 ने कहा कि भाई जब आप ये अफर्म करते हैं कि नहीं ये व्यक्ति मर गया है तो अब आप एविडेंस लाइए और अब आप प्रूव करिए कि ये व्यक्ति मर गया। बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके ऊपर है। तो सेक्शन 110 में किस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ है? डेथ का। एंड सेक्शन 111 में किस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ है? अलाइव होने का। अगर आंसर में एक एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ कौन सी सेक्शन में? डेथ का पहले है 110। बर्डन ऑफ अलाइव होने का सेक्शन कौन सा है? 111। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक लाइन के आंसर बता रहा हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ डेथ का 110 में। कब? जब किसी पार्टी ने यह शो कर दिया कि 30 साल में इसको जिंदा देखा गया, ये जिंदा था, ऐसा शो कर दिया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे ही दूसरी पार्टी के ऊपर आया तो अब ये सेक्शन कहती है when the question is whether a man is alive or dead, again same question है कोर्ट के सामने, whether a man is alive or dead, whether man is alive or dead, same question है कोर्ट के सामने। and और it is proved, वहां पर it is shown था, अब यहां पर प्रूव कर दिया गया है that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive। अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि उन व्यक्तियों ने भी पिछले 7 सालों में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है
जो व्यक्ति इसके बारे में गारंटेड सुने होते, ऑर्डिनरी कोर्स में सुना होता, अगर ये जिंदा होता, तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं जो जिंदा होने पर कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर सुनेंगे? उसके माताजी पिताजी हो सकते हैं, मदर पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, उसके दूसरे क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। अगर ये सारे लोग भी ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, ये क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव का मतलब कोर्ट में एविडेंस लानी पड़ेगी इन सभी रिलेटिव्स की, और ये रिलेटिव्स आए, अपना एफिडेविट्स दें और ये कहें कि हाँ पिछले 7 साल में हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। जब ऐसा प्रूव कर दिया गया, देन अब बर्डन कि ये जिंदा है, इस बात का किसके ऊपर होगा? द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव। बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज अलाइव इज शिफ्टेड, अगेन आपको फोकस करना है, इज शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। इट यहां पर अलाइव है, उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा। बर्डन होगा नहीं, बर्डन शिफ्ट हो जाएगा जो व्यक्ति इसके जिंदे होने को अफर्म करता है, सुनिश्चित करना चाहता है। यहां पर ये जो शिफ्टेड वर्ड है ना दोस्तों, एक ये वर्ड, और जब इंडियन एविडेंस एक्ट में ये प्रोवाइडेड दैट, ये दो वर्ड्स लिखे जब गए थे, अब नहीं है। अच्छा शिफ्टेड है, अभी शिफ्टेड को नहीं हटाया, केवल प्रोवाइडेड दैट को हटा दिया गया है। तो अब नए लॉ में ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 111 सेक्शन 110 का प्रोवाइजो नहीं है। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों ऐसा अगर कहा जा रहा है, तो हमें पढ़ना फिर भी ऐसे ही पड़ेगा। अब एक नई बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर है ये 1, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना थोड़ा सा। एक्ट नंबर 1 है 1872 जो हम पढ़ते हैं। 1872 में ही एक एक्ट और बना था, 18 नंबर, एक्ट नंबर 18। अब ये एक्ट नंबर 18 है तो मान लेना कि ये वाला एक्ट नहीं है वो, क्योंकि 1872 में ये पहला एक्ट था जो पास हुआ था पार्लियामेंट में। ये 18वां एक्ट है 1872 का जो पार्लियामेंट में पास हुआ। अब इस 18 नंबर एक्ट में, इसके आधार पर इस सेक्शन 108 में दो चेंजेस किए गए थे। दो चेंजेस। नंबर 1 चेंज कि यहां व्हेन से पहले प्रोवाइडेड दैट लिख दिया गया। इट मींस कि ओरिजिनली ये जो सेक्शन 108 थी, ये 107 की प्रोवाइजो नहीं थी। इसको कुछ महीने बाद ही सेम साल में कुछ प्रॉब्लम आई, लेजिस्लेचर को प्रॉब्लम दिखी, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रोवाइजो है, तो यहां इन्होंने प्रोवाइडेड दैट लिख दिया और लिखा प्रोवाइडेड दैट पहला क्वेश्चन दिस एंड दिस एंड दिस। और जब एक नंबर एक्ट ये इनिशियली बना था तो शिफ्टेड की जगह पर ऑन था, ऑन। जब ये प्रोवाइडेड दैट नहीं था तो लैंग्वेज ये थी व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, दिस एंड दिस एंड दिस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट, नॉट शिफ्टेड नहीं था। इस एक्ट नंबर 18 से इस ऑन को रिप्लेस किया गया शिफ्टेड से। तो अब आपको इन सब का मीनिंग जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा, इतनी छोटी बात ये चेंज करने के लिए एक नया लॉ लाना पड़ा। इट मींस कोई साधारण बात नहीं थी, कुछ स्पेशल बात थी। स्पेशल बात क्या थी अब सुन लीजिए आप, इसको आगे जब बताऊंगा, जब मैं पहले आपको कंफ्यूज कर देता हूं। हाँ इसको और सुन लो थोड़ा सा। एक 111 को जो 108 थी वो ये कहती है कि अगर 7 साल में कुछ भी नहीं सुना है किसी ने उसके बारे में, तो अब बर्डन प्रूफ उसके ऊपर होगा जो व्यक्ति ये चाहता है कि ये जिंदा प्रूफ हो जाए। अब मेरी एक बात सुनिए, एक व्यक्ति ने ये प्रूव कर दिया
कि इसको पिछले 7 साल में किसी ने कुछ भी नहीं सुना इसके बारे में। प्रूव कर दिया। प्रूव कर दिया मतलब उसने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया। अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया मतलब कोर्ट को संतुष्ट कर दिया कि हां, अब ये व्यक्ति जिंदा नहीं है, ये व्यक्ति मर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा प्रूव कर दिया है। तो अब ये सेक्शन क्या कहती है 111, वो ये कहती है कि अब बर्डन किसके ऊपर आ गया कि ये व्यक्ति जिंदा है, ये बर्डन शिफ्ट हो गया है उस व्यक्ति के ऊपर जो ये कहता है कि ये व्यक्ति अभी जिंदा है। अब जैसे ही जिंदा होने का प्रूफ देना है, तो जिंदा होने का प्रूफ कब तक दे सकता है? सेक्शन 110 या 107 क्या कहती है? वो कहती है कि जिंदा होने का प्रूफ देने के लिए इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 इयर्स। पिछले 30 साल के अंदर अंदर इसको जिंदा कभी देखा गया है। कितने साल? 30 साल, 30 इयर्स। अभी ध्यान देना कि एक व्यक्ति ने प्रूव कर दिया कि पिछले 7 साल में कुछ भी नहीं सुना गया इसके बारे में। तो अब मान लो कि ये मर गया है, मान लिया जी मर गया है। अब बर्डन उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर है। अब वो दूसरा व्यक्ति आता है कोर्ट में और कहता है कि साहब मुझे तो 30 साल चाहिए, मैं तो पिछले 30 साल का प्रूव करूंगा, मैं 7 साल तक मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं पिछले 30 साल में बताऊंगा कि 7 साल के आगे भी जाकर पीछे और लौटिए, 7 साल से पीछे और 13 साल लौटिए, तब सुना गया था इस व्यक्ति को कि ये जिंदा है। तो आप मानिए कि ये जिंदा है और इसको बर्डन डालिए इसके ऊपर कि ये प्रूव करे कि ये मर गया है। अब मरने वाला कहता है ठीक है जी मैं प्रूव कर देता हूं, बट मैं प्रूव करूंगा केवल और केवल पिछले 7 साल में, और मैंने प्रूव कर दिया कि पिछले 7 साल में तो कुछ भी नहीं सुना गया इसके बारे में। ये कहता रहे कि पीछे 20 साल पीछे सुना गया था, ठीक है, इसकी भी बात ठीक है, पीछे 20 साल पहले सुना गया था ये जिंदा है। मेरी भी बात ठीक है कि पिछले 7 साल में कुछ नहीं सुना गया इसके बारे में। तो पहले वाला भी व्यक्ति कहता है मैं भी ठीक हूं, ये भी व्यक्ति कहता है मैं भी ठीक हूं। तो कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देगा जब दोनों ठीक हैं? तो अब आप बताइए आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। अगर इन दोनों को आपने एक साथ नहीं पढ़ा, इनकी बेसिक आत्मा को आपने नहीं जाना, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसी समस्या को दूर करने के लिए लेजिस्लेचर ने 1872 में ही ये एक्ट नंबर 18 लाकर, यहां पर तो प्रोवाइडेड दैट वर्ड लिखे थे, व्हेन ये कर दिया, फिर आगे और ऑन को रिप्लेस करके शिफ्टेड वर्ड लिखा था, और दोनों को मिलाकर पढ़ने के लिए कहा गया कि आप दोनों को मिलाकर पढ़िए, दोनों एक ही प्रोविजन है, अलग अलग नहीं। अब इस तरीके से सॉल्यूशन क्या हुआ मैं अब आपको बताता हूं, जो भी एग्जांपल मैंने बताया। लेजिस्लेचर कहता है कि सेक्शन 107 नाउ 110 इट इज रूल एंड 108 इट्स एक्सेप्शन। 107 नियम है तो 108 इसका अपवाद है। 107 एक प्रिंसिपल पर काम करता है, एक थ्योरी पर काम करता है, और ये है कि अगर पिछले 30 साल के दौरान अगर ये प्रूव कर दिया कि ये अलाइव था, नाउ कोर्ट विल प्रिज्यूम द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, ऐसी उदाहरणा करेगी कि वो व्यक्ति अभी जिंदा है। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन है कि अगर दूसरे व्यक्ति ने यह प्रूव कर दिया कि पिछले 7 साल में साहब कुछ भी नहीं सुना गया इसके बारे में, जैसे ही उस व्यक्ति ने प्रूव किया कि पिछले 7 साल में इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया, और इवन उन लोगों ने नहीं सुना जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, अगर ये जिंदा होता तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में उन लोगों ने सुना होता इसके बारे में जरूर, उन लोगों ने भी कुछ नहीं सुना। तो अब 108 कहती है कि ऊपर जो प्रिजम्पशन थी कि वो कंटिन्यू माना जाएगा, वो प्रिजम्पशन सीज हो जाती है। दिस प्रिजम्पशन सीजेस टू ऑपरेट। अब वो प्रिजम्पशन नहीं रहेगी।
इट मींस कि अगर एक व्यक्ति ने 107 में ये शो कर दिया था कि 30 साल के अंदर अंदर कोई व्यक्ति जिंदा था, तो मान ली उसकी बात, भैया आपने प्रूव कर दिया 30 साल के अंदर अंदर हम मान रहे हैं कि अब ये कंटिन्यू जिंदा ही है, लेकिन केवल जब तक, प्रोवाइडेड दैट, केवल जब तक कोई दूसरा व्यक्ति 7 साल में उन लोगों की एविडेंस लाकर ये प्रूव नहीं कर देता जिन लोगों का वो क्लोज रिलेटिव है, जिन लोगों को सुनना चाहिए उसके बारे में, अगर उनको लाकर ये प्रूव नहीं कर देता कि भाई उन्होंने कुछ नहीं सुना, तब तक ही हम इस प्रिजम्पशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी पर्सन ने 7 साल के अंदर ये प्रूव कर दिया कि पिछले 7 साल में ऑर्डिनरी जिन लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए था, अगर ये जिंदा होता, उन्होंने भी कुछ नहीं सुना है, तो अब जो आपकी तरफ हमने प्रिजम्पशन की थी वो प्रिजम्पशन एंड हो जाएगी। अब हम मानेंगे कि वो व्यक्ति डेड है। अब बर्डन फिर से आपके ऊपर चला जाएगा कि आपको जो केवल शो करने के लिए बोला था कि 30 साल में आप शो कर देना बस, अब बर्डन आपके ऊपर है कि आप वैसी ही एविडेंस लाकर प्रूव करिए कि उसकी डेथ हो गई। अब शो करने से काम नहीं चलेगा। यानी प्राइमरी प्रिजम्पशन जीवित होने के तरफ है और 30 साल का टाइम है कि आप ऐसी प्रिजम्पशन को कंटिन्यू करने के लिए 30 साल का टाइम आपको दिया जा रहा है। आप कुछ भी प्रूव कर दीजिए, थोड़ा बहुत शो कर दीजिए कि हाँ उसको कभी जिंदा देखा गया था, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड दैट कि अगर किसी ने 7 साल में आके प्रूव कर दिया कि उसके बारे में उनसे भी कुछ नहीं सुना गया जिन्हें ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, तो फिर हम मानेंगे कि अब आपकी प्रिजम्पशन सीज हो गई है, खत्म हो गई है, अब वो व्यक्ति मर गया। अब आपके पास जो बर्डन है वो उसी स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड का इस व्यक्ति के ऊपर था। ये कब पॉसिबल हो पा रहा है? ये केवल और केवल जब पॉसिबल हो पा रहा है जब यहां पर प्रोवाइडेड दैट लिखा हो। लेकिन अब नए कानून में ये प्रोवाइडेड दैट हटा दिया है, अर्थात अब ये इस सेक्शन का प्रोवाइजो नहीं है, अब ये इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। तो अब वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इंडिपेंडेंट प्रोविजन होने के कारण कि एक व्यक्ति कहेगा कि मैंने भी प्रूव कर दिया कि 30 साल में ये जिंदा था, पिछले 30 साल में, और दूसरा कहता है मैंने भी प्रूव कर दिया कि पिछले 7 साल में इसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजन है तो दोनों सही है। अब जजमेंट कैसे सुनाया जाएगा? नहीं सुनाया जा सकता। जब एम्बिग्यूटी आ जाएगी, जब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, टकराव हो जाएगा, तो इंटरप्रिटेशन का स्कोप शुरू हो जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन ऐसी करनी पड़ती है ऐसी जगह पर कि अगर हम इस प्रोविजन को मान लें तो ये फेल हो जाता है, और अगर हम इसको पास मान लें तो ये फेल हो जाता है, तो ऐसे मामले में हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉलो किया जाता है और ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाती है कि दोनों ही रूल अप्लाई हो सके। तो अगेन हमको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, दोनों को एक साथ उसी फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे थे। लेकिन यहां लेजिस्लेचर ने स्पेशली इंटेंशनली प्रोवाइडेड दैट को हटाया है, तो अब प्रोवाइडेड दैट लिखकर तो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, तो हम ऐसी इंटरप्रिटेशन फिर किससे निकालेंगे? अब इस शिफ्टेड वर्ड से निकालेंगे। ये शिफ्टेड वर्ड ये कहता है कि पहले यही बर्डन, सेम बर्डन किसी और प्रोविजन में किसी और के ऊपर था, बट अब वही बर्डन ऑफ प्रूफ यहां शिफ्ट हो गया, अब नए व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट हो गया। इट मींस अगेन ये सेक्शन 110 इस शिफ्टेड वर्ड के कारण कहीं ना कहीं 111 से अगेन कनेक्टेड है। आप सेपरेशन में इन दोनों सेक्शन को फिर भी नहीं पढ़ सकते, नहीं तो वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, इसमें इससे ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, कुछ बातें हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि एक वो हस्बैंड मिसिंग चल रहा है, अब वो वाइफ क्या करे? क्या वो दूसरी शादी कर सकती है? नहीं कर सकती दोस्तों। उस हस्बैंड ने इंटेंशनली इस वाइफ को परेशान करने के लिए अपने आप को मिसिंग कर दिया कि अब 7 साल तक कम से कम ये वेट करेगी मेरा, और 7 साल तक ये डाइवोर्स नहीं होगा, 7 साल तक इसे विडो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता,
और ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। आर वर्सेस टॉल्सन का एक केस है, इंग्लिश केस है, आर वर्सेस टॉल्सन। इसमें जो टॉल्सन है वो मिस्टर टॉल्सन की वाइफ है। मिस्टर टॉल्सन काम करने के लिए दूसरे देश चले गए शिप में बैठकर। खबर ये आई कि शिप डूब गया है। बहुत पुराना केस है, 1800 समथिंग। काफी दिन तक वेट किया टॉल्सन ने, और वेट करने के बाद ये उसके मिस्टर टॉल्सन के घर वालों से ये पता चला, पिताजी से, उसके भाई से, परिवार वालों से, कि जहाज जो था जिस शिप पर वो गया था वो डूब गया और सभी लोग मर गए हैं, कोई भी बचा नहीं है। अब ये सोचकर टॉल्सन ने कि मेरा हस्बैंड तो मर गया है, उसने 6 साल के अंदर दूसरी शादी कर ली। अब इसके कुछ दिन बाद मिस्टर टॉल्सन लौट कर आ गए। मिस्टर टॉल्सन लौट कर आ गए, उन्होंने देखा कि मिसेस टॉल्सन ने तो शादी कर ली दूसरी। तो इसने मिसेस टॉल्सन के अगेंस्ट बाइगेमी का केस कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने बाइगेमी के केस में इनको सजा सुना दी। हालांकि ऊपर अपीलेट कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो डिसीजन लिया वो बोनाफाइड डिसीजन था, तो उनकी सजा को उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन ये बात तय है कि किसी भी व्यक्ति को डेड डिक्लेयर अगर करना है तो 7 साल से पहले वो नहीं हो सकता। तो अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डेजर्ट कर जाता है, मिसिंग हो जाता है, और उसके बाद अपने बारे में कोई सूचना उसको मिले, तो वाइफ को 7 साल वेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि 7 साल के बाद भी वो किस तरीके से विडो डिक्लेयर होगी? क्या 7 साल पूरे हुए ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाएगी, विडो बन जाएगी और फिर वो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर वो शादी कर सकती? पहली बात आप नोट कर लेना, केस है LIC वर्सेस अनुराधा, 2005 का केस है। इसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर हम केवल इस फैक्ट की प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि डेथ हो गई है, हम ये प्रिज्यूम नहीं कर रहे हैं कि जस्ट 7 साल पहले डेथ हुई थी। वो 8 साल पहले भी हो सकती है, वो 9 साल पहले भी हो सकती है, वो 10 साल पहले भी हो सकती है। तो इसलिए डेट एंड टाइम की प्रिजम्पशन नहीं है यहां पर कि इस डेट पर, इस टाइम पर डेथ हुई है, इस बात की प्रिजम्पशन नहीं है। हम केवल इतना प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 7 साल का टाइम निकल गया है, तो इस फैक्ट की प्रिजम्पशन है कि हाँ डेथ हो गई है। डेथ हो जाने से जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच हैं सर्वाइवरशिप के, विडोज के, इंश्योरेंस कंपनी में कोई, बैंक में कुछ नॉमिनीज के, उनका बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन आपको याद रखना है, डेट एंड टाइम की प्रिजम्पशन नहीं है डेथ। अब यहां पर प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, 7 साल गुजर जाने के बाद कोई लेडी अगर ये चाहती है, अब मैं लेडी कह रहा हूं तो यहां मैन से आप मैन मत समझ लेना, यहां पर मैन केवल और मैन नहीं है। अच्छा, मैंने बोला था कि BNS में मैन होता तो फिर मैन ही था, फिर वोमेन नहीं था। इसका कारण पता है क्या है? वहां पर मैन की भी डेफिनेशन दी गई है, वहां पर वोमेन की भी डेफिनेशन दी गई। इसका कारण ये है, तो 7 साल गुजर जाने के बाद वाइफ कंपिटेंट सिविल कोर्ट में एक सूट डालेगी, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सिविल डेथ। क्या सूट डाला जाएगा? डिक्लेरेशन फॉर सिविल डेथ। अब ध्यान देना, इस सेक्शन का प्रयोग होगा उसमें 111, 108, और इसकी लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसने प्रूव क्या कर दिया है? इट इज प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब एविडेंस देनी पड़ेगी, दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years बाय दोज। बाय दोज का मतलब ये इनकी एविडेंस लानी पड़ेगी, बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम इफ ही हैड बीन अलाइव। अगर वो जिंदा होता तो ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्त जो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से उन्होंने जरूर सुना होता। लेकिन यही लोग कोर्ट में आकर कह रहे हैं या अपने एफिडेविट्स दे रहे हैं
कि पिछले 7 साल में हमने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो ऐसे एफिडेविट्स लगाने पड़ेंगे, मिसिंग पुलिस के पास लिखवानी पड़ेगी, रजिस्टर करानी पड़ेगी, एफआईआर होगी तो एफआईआर भी करानी पड़ेगी, और एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे कोर्ट में, उसका फाइनल आउटकम बताना पड़ेगा कि फाइनली पुलिस ने क्या क्या एफर्ट्स किए या पर्सनल लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स किए गए उसको ढूंढने के, तलाश करने के। इतने एफर्ट्स के बाद भी वो व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है और 7 साल पास हो चुके हैं। ये सब एविडेंसेस लेने के बाद कोर्ट डिक्री कर देगी इस सूट को और डिक्लेरेशन दे देगी कि यस, इस व्यक्ति की सिविल डेथ हो चुकी है। डेट एंड टाइम नहीं डिक्लेयर करेगी, यस कि हाँ अब ये डेथ हो चुकी है। अब इस डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए आप। सर्टिफाइड कॉपी लेकर अब आपको जाना है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहां जाइए और अब इस डिक्री के आधार पर, डिक्लेरेशन के आधार पर इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब जैसे ही उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, इसके बाद में ये वाइफ विडो की कैटेगरी में आ जाएगी एंड फिर फर्दर दूसरी शादी कर सकती है। तो ये था तरीका कि किस तरीके से मिसिंग पर्सन है कोई व्यक्ति तो उसका प्रोसीजर क्या होगा उसकी डेथ को डिक्लेयर कराने का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन दोनों सेक्शंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ गए होंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे समझना है। आप ध्यान देना, जब प्रूफ करना है क्या, शो करना है कि वो व्यक्ति जिंदा है तो 30 साल का टाइम दे दिया और ये रूल है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, ये रूल खत्म हो जाएगा अगर वो एक्सेप्शन पूरा कर दिया जाता है। 7 साल में प्रूव कर दीजिए बस कि हाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। कुछ भी सुना गया है इसके लिए 30 साल, कुछ भी नहीं सुना गया है तो उसके लिए 7 साल। लेकिन स्ट्रिक्ट है ये वाला, उन व्यक्तियों ने भी नहीं सुना है जिनको नेचुरली इसके बारे में सुनना चाहिए था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो शुरू में क्वेश्चन पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, प्रोसीजर आप लोगों को मिल गया होगा। सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111 आप समझ गए होंगे। चेंजेस होने के बाद क्या परिवर्तन आया वो भी आप समझ गए होंगे। लेकिन चेंजेस आ जाने के बाद भी प्रॉब्लम आती हो तो भी हमको उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। सॉल्व करने के लिए हमने शिफ्टेड वर्ड की हेल्प ली और अगेन फिर भी हमने आज ये कह दिया कि ये सेक्शन 111 का अकेले में कोई इसका अस्तित्व नहीं है जब तक सेक्शन 111 रूल एज ए रूल प्रूव नहीं कर दी जाती है। आज भी सेक्शन 111, 110 का एक्सेप्शन ही पढ़ा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करिए, और शेयर तो आप लोग क्यों ही करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो कौन चाहेगा कि मेरे से ज्यादा जानकारी किसी को हो जाए। वो तो सिर्फ एक लीगल लैब संजीव सिकरवार चाहेगा कि मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को हो जाए। तो मैं तो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आपकी मर्जी है, लेकिन आप किसी अपने डियरेस्ट के लिए तो शेयर कर ही सकते हैं, करिए जरूर। कल फिर मिलते हैं सेक्शन 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।